नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी का हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर है 2023 का, वो पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर एंड तक बने रहिए और पूरा पेपर देखिए। हम ये पूरा पेपर हम दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके हम सॉल्व करेंगे। तो पार्ट वन और टू पार्ट टू लेटर ऑन अपडेट किया जाएगा। तो अभी फिलहाल हम पार्ट वन यानी सेक्शन वन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो 2023 का जो फरवरी में पेपर हुआ था, उसके सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन वन के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके अंदर था कि द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द आहा लिमिटेड। और यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत करेक्शन करवाया था। तो ऑथोराइज कैपिटल 70,000 इक्विटी शेयर थी, इश्यूड था 65,000। ओके। तो रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम था, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व था, जनरल रिजर्व था। यहाँ पे क्वेश्चन था कि द कंपनी हैज पास द फॉलोइंग रेजोल्यूशन द दैट द जनरल रिजर्व इज यूटिलाइज फॉर मेकिंग पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुल्ली पेड अप। जो आपका पार्टली पेड अप शेयर है, ये 65,000 शेयर्स है, वो आपको 8 रुपीज पर शेयर दे रखा है, यदि 2 रुपीज अभी बाकी। तो पहले वो 2 रुपये हम कंप्लीट करेंगे यूटिलाइजिंग दिस जनरल रिजर्व यूज करने के बाद उसमें से यूज करेंगे। एंड द फर्दर 20,000 फुल्ली पेड बोनस शेयर्स ऑफ 10 each issued to the existing shareholders, एंड फॉर दिस पर्पज जनरल रिजर्व शुड बी यूटिलाइज मिनिमम एक्सचेंज। यानी कम से कम आपको जनरल रिजर्व यूज करना है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज आप शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे कि वर्किंग बना लेंगे। तो वर्किंग किस तरह से बनाएंगे कि जनरल रिजर्व आपके पास था 3 लाख रुपए। अब उसको आप पार्टली पेड अप में से फुल्ली पेड अप कन्वर्ट करना है। तो 65,000 के शेयर के ऊपर जो 2 रुपए पे करना बाकी था, वो हम पहले पे कर लेंगे। तो 3 लाख में से ये 1,30,000 निकल गया, तो जनरल रिजर्व आपके पास बैलेंस बचाता है 1,70,000। अच्छा, बोनस शेयर जो आपको पे करना है, नए शेयर आपसे इश्यू करना है, वो 10 रुपए के होते हैं। तो 20,000 शेयर्स ऑफ 10 एट द रेट, तो 2 लाख रुपए हो जाएंगे। उसके लिए हम पैसे 2 लाख लाएंगे कहाँ से, क्योंकि हमने बोनस शेयर इश्यू किए हैं। तो हम रिजर्व खाली करेंगे। तो जितना भी रिजर्व हमारे पास था क्वेश्चन के अंदर, देखो आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूटिलाइज कर सकते हैं बोनस शेयर के लिए आप। हाँ, इसको फुल्ली पेड अप, पार्टली पेड अप टू फुल्ली पेड अप कन्वर्ट करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं होता या कैपिटल रिजर्व यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सिर्फ जनरल रिजर्व यूज करना पड़ता है। लेकिन जब आप बोनस शेयर इश्यू करते हो, तो तीनों के तीनों आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इस पहले तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व खाली कर देते हैं 30,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में 20,000 था, वो भी खाली कर देंगे। तो 2 लाख में से 50,000 तो रिकवर हो गया। बाकी का जो 1,50,000 है, वो हमें जनरल रिजर्व में से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि मिनिमम एक्सटेंट ऑफ जनरल जनरल रिजर्व मिनिमम एक्सटेंट ऑफ जनरल रिजर्व हमें यहाँ पे यूज करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व यूज करेंगे 1,50,000 मिनिमम यूज करना है। तो जनरल एंट्रीज किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले जो हमने पार्टली पेड अप शेयर्स थे, उसको फुल्ली पेड अप करना था। तो हमने कर दिया इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 2 रुपए का शेयर हमें मंगवाना था, वो मंगवा लिया पैसा 1,30,000 रुपए, 65,000 शेयर के ऊपर 2 रुपए। और ये जो था, ये हमें इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट क्लोज करना है। तो उसके लिए हम बैंक यूज नहीं कर रहे, क्योंकि हम पैसा मंगवा नहीं रहे, जनरल रिजर्व में से निकाल रहे हैं। तो एंट्री दे देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट 1,30,000। तो ये दोनों एंट्रीज जो आपकी होगी, वो पार्टली पेड अप टू फुल्ली पेड अप कन्वर्ट करने के लिए होगी। अच्छा, अब बात करेंगे जो रिजर्व हमें जो बोनस शेयर इश्यू करना है। तो बोनस शेयर के लिए हमने यहाँ पे लिखा था कि भी कैपिटल डम्पशन रिजर्व यूज करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करेंगे, जनरल रिजर्व यूज करेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि कैपिटल रिडक्शन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और कुल मिला के 2 लाख हमने निकाल दिए। और बोनस टू शेयर होल्डर, इस तरह से हमें उसको एंट्री देना है। ओके। और बोनस टू शेयर होल्डर वाला कॉलम बंद करके, अकाउंट बंद करके, हमें इक्विटी शेयर होल्डर में डालना है, इक्विटी शेयर कैपिटल में डालना है। तो बोनस टू लास्ट एंट्री हो जाएगी बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इस तरह से हमारे बोनस शेयर की 2 एंट्री हो गई, थर्ड एंड फोर्थ। और पार्टली पेड अप टू फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करके पहली 2 एंट्री भी हमने कर ली। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा थियरिकल पोर्शन था कि 3 स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स और 3 स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड्स, आपको एनी आइटम आपको सिर्फ प्रेजेंट करना था, सिर्फ नाम लिखना था इसके अंदर। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या था कि भी XYZ लिमिटेड इशू द 8,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 each एट पार, एंड विच इज रिडीमेबल एट द प्रीमियम ऑफ 10%। यानी अभी आप जो हो, ये जो आप शेयर यूज कर रहे हो, वो शेयर आपका क्या है कि आपको प्रीमियम से, यानी एट पार इश्यू कर रहे हो, प्रीमियम से आपको वापस करना है। एंड फॉर दिस पर्पज रिडम्पशन द कंपनी इश्यू 40,000 शेयर्स, 4,000 शेयर ऑफ 100 each एट द प्रीमियम ऑफ 20%।
और उसके लिए हम क्या करेंगे, नए शेयर्स इश्यू करेंगे। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कितना जाएगा वो काउंट करना है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम नए प्रेफरेंस शेयर इश्यू करेंगे। सो प्रेफरेंस शेयर है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और उसके लिए हम कंपनी इश्यू कर दिए 44,000 इक्विटी शेयर्स। अच्छा, तो कैलकुलेशन देख लेते हैं इसके अंदर। तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि किस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा 8,000 शेयर से 8,000 प्रेफरेंस शेयर हमारे पास थे। यहाँ पे लिखा था 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट पार, और वो भी रिडीम करना है एट 10% प्रीमियम। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया कि भाई 8,000 शेयर 10% प्रीमियम, 10% प्रेफरेंस शेयर था, 100 रुपीज ईच और 10% प्रीमियम। तो हमने कैपिटल और रिजर्व का कॉलम अलग अलग बनाया हुआ है। तो ये 8 लाख रुपीज, दैट इज 8,000 इंटू 100, तो 8,000 रुपीज 8 लाख रुपीज हो गए, एंड 8,000 इंटू 10%, तो 80,000 आपका रिजर्व हो गया। अच्छा, उसके अगेंस्ट में हम फ्रेश इश्यू कर रहे हैं, यानी 4,000 शेयर इश्यू कर रहे हैं 20% प्रीमियम से। तो वो हम लिख दिया कि भाई क्या प्रीमियम का अमाउंट हम प्रीमियम में यानी रिजर्व के अमाउंट में लिखेंगे। तो यहाँ पे रिजर्व की जगह हम वर्ड ही चेंज कर देते हैं, यहाँ रिजर्व की जगह हम प्रीमियम कर देते हैं। सो अमाउंट यहाँ जाएगा प्रीमियम। ओके, तो कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हमने प्रीमियम 80,000। तो देखो, प्रेफरेंस शेयर पे करने के लिए हमारे पास जो 8 लाख रुपए चाहिए थे, उसमें से हमने 4 लाख तो रिकवर कर लिए फ्रेश इश्यू से। जो बाकी के 4 लाख है वो हम रिजर्व में से निकालेंगे। यूज ऑफ फ्री रिजर्व, यहाँ पे कौन सा रिजर्व यूज करना है वो आपको नहीं बताया। जो आपका प्रीमियम था, तो प्रीमियम तो रिकवर हो गया, यानी वो पे करने के लिए जितना अमाउंट चाहिए था वो फ्रेश इश्यू से हमें मिल गया। तो उसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ती तो वो अमाउंट हम सिक्योरिटी प्रीमियम से निकालते। ओके, तो ये जो अमाउंट हमने 4 लाख रुपए बचा है वो हम सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे। जो भी रिजर्व खाली करेंगे इसके लिए, जनरल रिजर्व हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, कुछ भी, तो वो अमाउंट हम सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे एक जनरल एंट्री के तहत। ओके, तो ये होता है एक छोटा सा कैलकुलेशन। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ पूछा गया था कि आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा और कितनी अमाउंट होगी वो लिखनी थी, तो हमने वो लिख दिया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन में 2.5 मार्क में, कि आपको 1/4/2021 ए लिमिटेड इश्यू द 3,011% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट द प्रीमियम ऑफ 10%। यानी अभी हमने डिबेंचर इश्यू किए वो 10% प्रीमियम से इश्यू किए, और रिडीम एट द 20% प्रीमियम। जब वापस करेंगे तब 20% प्रीमियम से, यानी प्रीमियम से इश्यू करके प्रीमियम से वापस करना है। तो ऑन द सेम डे द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट शोज 70,000 पास जनरल एंट्रीज। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट की हमें जरूरत पड़ने वाली नहीं है, हमें मिसगाइड करने के लिए दिया गया था। तो एंट्री इस तरह से होती कि आप बैंक अकाउंट डेबिट 3,30,000 टू 11% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये हमने जो 10% प्रीमियम से इश्यू किया था उसकी बात है कि बैंक 10% प्रीमियम से, तो डिबेंचर 11% प्रीमियम थे, 3,000 डिबेंचर्स थे। क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि हमारे पास 3,000 डिबेंचर्स थे, 100 रुपीज का एक था, तो 3 लाख रुपए के डिबेंचर हो गए। प्रीमियम से इश्यू कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आएगा, तो 30,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम, ये अमाउंट हम सीधा बैंक में लिखेंगे जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जब वापस करने का टाइम आएगा तो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन आपको 20% से प्रीमियम से वापस करना है। तो वो 3 लाख रुपीज का 20% हम कर लेंगे ओरिजिनल अमाउंट ऑफ डिवेंचर में से। ओरिजिनल अमाउंट ऑफ डिवेंचर है 3 लाख, उसका 20% होता है 6,000। सो अभी आपने डिवेंचर इश्यू किए और अभी आपको पता चल गया कि आप जब वापस करेंगे तो 60,000 रुपये ज्यादा ही पे करना है, तो आपका अभी से लॉस हो गया। तो वो लॉस हम डेबिट कर लेंगे, लॉस ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, और जब वापस करेंगे तब जो प्रीमियम देंगे उसको करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। हमेशा याद रखना कि ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाली अमाउंट और लॉस ऑन रिडम्पशन वाली अमाउंट हमेशा इक्वल रहती है, एक जैसी रहती है। ओके, तो ये एक ही एंट्री आपको देते थे 2.5 मार्क के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था कि बी लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन ऑफ 1 लाख शेयर्स of equity at 10 rupees at a premium of 2 per share payable at the 6 on application। उसके अंदर प्रीमियम है, और 4 रुपए अलॉटमेंट पे है, 2 रुपए फाइनल कॉल पे है। एंटायर अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल इज रिसीव्ड एक्स कैप, सब पैसा मिल गया। एक्स कैप अलॉटमेंट मनी 3,000 शेयर के ऊपर नहीं मिल रही, और फाइनल कॉल जो है वो 4,000 शेयर के ऊपर नहीं मिल रहा। आफ्टर प्रोसीजर 4,000 शेयर जो थे हमने फोरफिट कर लिए, और उसमें से 3,000 शेयर हमने क्या किया, इश्यू कर लिए, ऑन विच अलॉटमेंट मनी हैज बीन नॉट बीन पेड। जिसके ऊपर अलॉटमेंट मनी नहीं मिला था वो शेयर हमने वापस कर दिए, यानी री इश्यू कर दिया। तो वो 8 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप हमने कर दिया।
सो कंपनी ट्रांसफर द अनपेड मनी टू कॉल्स इन एरियस, तो हमें कॉल्स इन एरियस अकाउंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ओके चलो जनरल एंट्रीज के लिए देख लेते हैं कैसे आएगी जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज के लिए हम सबसे पहले ये जो कि बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में हमारे पास 6 रुपए था, उसमें 2 रुपए प्रीमियम था, तो 1 लाख के ऊपर 6 के हिसाब से बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अच्छा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि इसके अंदर 2 रुपए प्रीमियम था, तो 4 रुपए हमारा कैपिटल में जाएगा, 2 रुपए प्रीमियम में जाएगा। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल दैट इज 1 लाख इंटू 4 और 1 लाख इंटू 2 यानी आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हो गया आपका एप्लीकेशन का। अब अलॉटमेंट के पैसे आप जब मंगवाओगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तब आपको 4 रुपीज मंगवाने थे, तो 4 रुपए हमने मंगवा लिए 1 लाख शेयर के ऊपर, तो 4 लाख रुपए हो गए। उसमें से सिर्फ 3,000 शेयर वाला बंदा है वो पे नहीं कर रहा, बाकी सब पे कर रहे हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, जो पे नहीं कर रहा है उसका अमाउंट हम कॉल्स इन एरियस में लिखेंगे। ओके तो यहाँ 4 रुपए हम कॉल्स इन एरियस अकाउंट में लिखेंगे। सो बैंक अकाउंट बाकी के पैसे हम 4 लाख में से बाकी का माइनस करेंगे 12,000, तो 3,88,000 हमें टाइमली मिल जाता है, तो वो हमने बैंक अकाउंट में डाल दिया। ये हो गया हमारा अलॉटमेंट का एंट्री। अब कॉल मनी की बात करें तो कॉल मनी हमने मंगवाया तो सबसे था, तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट इक्विटी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए। ओके जो उसके अमाउंट के लिए देख लेते हैं कि हम यहाँ पे 2 रुपए फाइनल कॉल का अमाउंट था, तो 1 लाख शेयर के ऊपर 2 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए हमें मिल जाएंगे, तो वो भी हमने मंगवा लिए। लेकिन वो 4,000 शेयर वाला यानी 1,000 3,000 वाला जो अलॉटमेंट का नहीं पे कर रहा वो तो नहीं पे कर रहा, ऊपर से 1,000 शेयर वाला जो था बंदा वो भी नहीं पे कर रहा है, यानी 4,000 इंटू 2 करके 8,000 रुपीज हमें नहीं रिसीव हो रहे। सो आउट ऑफ 2 लाख 8,000 नहीं मिल रहा, बाकी का पैसा मिल रहा है, तो 1,90,000 हम 92,000 हमने बैंक पे लिख दिया। अच्छा अब वही शेयर हम फोरफिट करने वाले, तो देखो यहाँ पे हम फोरफिट कर रहे हैं, फोरफिट 4,000 शेयर कर रहे हैं, दैट इज द अबव 4,000 शेयर्स वेर ड्यूली फोरफिटेड, तो हम इसको फोरफिट कर रहे हैं। सो फोरफिट करने के लिए क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ता है। ओके तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,000 शेयर के ऊपर 10 रुपए सबका सब मंगवा लिया है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल कॉल तो 40,000 रुपए हो गए। अब हमें यहाँ पे टू कॉल्स इन एरियस, जो पैसा बाकी है वो कॉल्स इन एरियस में, और जो पे कर दिया है उसने वो उसे कहते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। तो इसमें ज्यादा दिक्कत वाली चीज नहीं है, आप देख लो यहाँ पे आपने कॉल्स इन एरियस में कितना अमाउंट लिखा था 12,000, और यहाँ पे कितना लिखा था 8,000, कुल मिला के कितना हो गया 20,000, तो वही यहाँ पे कॉल्स इन एरियस अकाउंट हम क्रेडिट कर लेंगे 20,000 से, और 40,000 में से ये 20,000 माइनस कर लेंगे, तो बाकी का 20,000 हमारा फोर फ्यूचर में चला जाएगा, तो ये फोरफिट हो गया, इजी एंट्री हो जाएगी इसकी। अब यही शेयर्स हम रीइश्यू कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ 3,000 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, तो 3,000 शेयर्स ऑन विच द अलॉटमेंट मनी हैज नॉट बीन पेड वर रीइश्यूड फॉर 8 फॉर फुल्ली पेड अप। तो हमने 3,000 शेयर इश्यू कर दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपए के हिसाब से हमने कर दिया, तो यहाँ पे 8 रुपए हो गया, ओके 24,000, और बाकी का 10 रुपए का शेयर हमने 8 रुपए में दिया है, तो 2 रुपए लॉस किया है, तो वो लॉस यहाँ पे शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, दैट इज 3,000 इंटू 2 यानी 6,000 रुपीज, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3,000 इंटू 10 दैट इज 30,000। अब हमें बताया गया था कि यहाँ पे क्या करना है, फोर फ्यूचर अकाउंट क्लोज कर देना है, लेकिन कौन से वाले शेयर, जो हमने यहाँ पे आप देखो 3,000 शेयर वाले जो थे यहाँ पे 4 रुपए थे, वही शेयर हमने रीइश्यू किए, मेंशन किया था स्पेसिफिकली यहाँ पे क्वेश्चन में कि जो अलॉटमेंट मनी जिसने नहीं पे किया, अलॉटमेंट मनी हैज नॉट बीन पेड वेर रीइश्यू फॉर 8 पर शेयर, वही हमने 8 रुपए में इश्यू किया है, तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियस में 4 रुपए थे, यानी वही फोरफिट हुए होंगे, और हमने जब अब रीइश्यू किया तब उसको हमने 2 रुपए फोरफिट में दे दिए, तो वो 4 रुपए में से 2 रुपए निकाल दो, बाकी बचेंगे कितने 2 रुपए, तो हमने यहाँ पे 2 रुपए इसलिए लिखे हैं कि 4 माइनस 2, ओके, तो हमने 4 में से क्या कर दिया माइनस कर दिया 2 रुपए, तो हमें मिल जाएगा 2 रुपए, और 3,000 शेयर्स हमने फोरफिट भी किए और रीइश्यू भी किए। देखो जितने शेयर्स फोरफिट और रीइश्यू दोनों हुए हैं, वही शेयर्स के लिए आप कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। तो हमने फोरफिट तो 4,000 किए थे, रीइश्यू सिर्फ 3,000 किया, तो हम सिर्फ 3,000 के लिए अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, तो शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट क्लोज कर दिया टू कैपिटल रिजर्व, और ये अमाउंट हो जाएगा 3,000 इंटू 2, ओके, तो आपका हो जाएगा 6,000। तो इस तरह से हमें जनरल एंट्रीज लिखनी है, सब में नरेशन लिखना जरूरी है, तो आप अपने अपने हिसाब से शॉर्ट में इसका नरेशन जरूर लिख लेना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 2B के अंदर, दैट इज ए लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2021
and issued a prospectus inviting application for 40,000 equity shares of 10 each. The whole issue of the fully underwritten by बी, एक्स एंड आर, तीन अंडरराइटर्स है, तीनों ने इतना गारंटी लिया था कि भी हम, बी बोलता है कि मैं 20,000 शेयर बेचूंगा, एक्स ने बोला था कि मैं 12,000 बेच दूंगा, आर ने बोला था मैं 8,000 शेयर बेच दूंगा। अच्छा, जो एप्लीकेशन थी उसके ऊपर 32,000 एप्लीकेशन ऐसी थी जिसके ऊपर मार्किंग किया हुआ था, दैट इज मार्क एप्लीकेशन। ओके, और ऐसे मार्क एप्लीकेशन 16,000, 5,700 और 8,300 थे। ओके, तो हमें इसकी ग्रॉस लायबिलिटी डिसाइड करनी है। उसके लिए हमें और एक क्वेश्चन आगे भी लिखा था कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, उनकी कितनी लायबिलिटी बनती है, और अनमार्क एप्लीकेशन जो है वो अलॉटिंग इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की थी कि आपको जो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो के अंदर अनमार्क एप्लीकेशन यहाँ पे लिखनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले एक टेबल सारा बना देंगे। सो यहाँ पे तीनों लिख दिए, अंडरराइटर का नाम बी, एक्स एंड आर। ओके, इनकी जो ग्रॉस लायबिलिटी हमें दी गई थी 20,000, 12,000, 8,000 हमने लिख दी। ओके, और जो मार्क एप्लीकेशन थी वो भी हमने लिख दी। ओके, अब अंडर रिटर्न उन्होंने 20,000 की गारंटी दी थी, 16,000 उसके नाम से ऑलरेडी है, आ चुकी है, तो 4,000 अभी उसकी बाकी है। एक्स ने 12,000 का अंडर राइटिंग किया था, गारंटी दिया था, उसमें 5,700 तो इसकी अभी भी बाकी है, 6,300 एप्लीकेशन। आर ने 8,000 का गारंटी दिया था, उसके 8,300 एप्लीकेशन उसके नाम से, तो उसका तो काम खत्म हो गया, उसने अपना काम कर लिया, ऊपर से 300 शेयर ज्यादा बेच दी। ओके फाइन। तो ये अब जो बाकी बचते हैं हमारे पास, आप देखो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कितनी एप्लीकेशन थी, 40,000, उसमें से मार्क एप्लीकेशन कितनी आई, 32,000, यानी 8,000 एप्लीकेशन अभी भी कम है। तो वो 8,000 कहाँ एडजस्ट करना है, वो 8,000 जो है वो हम कहाँ बेचेंगे, जो उनकी बिटवीन एक्स एंड जिसका शॉर्टेज है, दैट इज ये बैलेंस इसका भी बन रहा है, बी एंड एक्स, उनकी जो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो है 20,000 और 12,000 है, उसके रेशियो में भी डिवाइड कर लेंगे। तो ये दोनों की ग्रॉस लायबिलिटी होती है, तो 20 और 12 का रेशियो बनाएंगे तो 5:3 होगा। तो ये 8,000 हम 5:3 में डिवाइड कर लेंगे, जो कि होता है 5,000 एंड 3,000, यानी बी को और 5,000 अनमार्क एप्लीकेशन और एक्स का 3,000 अनमार्क एप्लीकेशन। तो इसका 4,000 तो ऑलरेडी है, बैलेंस 5,000, तो नेट लायबिलिटी उसकी बनती है कि उसको अभी भी 9,000 शेयर अंडरराइट करना है, यानी बेचने होंगे। और इसकी लायबिलिटी 6,300 शेयर ऑलरेडी बाकी था, 3,000 और, यानी 9,900 शेयर, तब जाके इन दोनों की लायबिलिटी खत्म होगी, उसका काम खत्म होगा। तो ये हमें जो लायबिलिटीज फाइंड करनी थी, ये लास्ट कॉलम जो था हमारा, ये हमारा आंसर है जो कि हमने क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, उसके अंदर एक बढ़िया सा क्वेश्चन, ये पूरा 4 फीचर का एक बड़ा सा एग्जाम्पल है, वो हम नहीं सॉल्व कर रहे, हम इसके और में एकदम इजी वाला क्वेश्चन पूछा रहता है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का, वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे Angle Limited has incorporated on 1st August or taken over the running business of D&X company with effect from 1st April. तो 1st अप्रैल से उसने बिजनेस खरीदा था, 1st अगस्त को उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। तो जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता तब तक उससे पहले का जो टाइम पीरियड होता है उसे प्री इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद वाला जो होता है उसे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। सो कंपनी रिसीव द कमेंसमेंट, ये कमेंसमेंट वाला जो आपको दिया है वो जरूरत नहीं होती, आपको मिसगाइड करने के लिए होता है। सो फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया गया है। तो पहले सबसे पहले यहाँ के हिसाब से हम इसका टाइम रेशियो निकाल लेंगे। तो टाइम रेशियो किस तरह से निकालेंगे, डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ, यहाँ पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और इज टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ईयर, यानी डेट ऑफ परचेज ऑफ 1st अप्रैल, तो 1st अप्रैल से 1st अगस्त इनकॉर्पोरेशन इज टू, और यहाँ से दूसरा रेशियो बनेगा 1st अगस्त टू ईयर एंड, यानी 31st मार्च, यानी अप्रैल से 1st अगस्त होता है 4 महीने, और अगस्त से लेके 31st मार्च तक होता है, अगस्त से लेके अब मार्च तक होता है 8 महीने। फिर इस 4:8 का रेशियो, यानी 1:2 का टाइम रेशियो हो गया, यानी जो भी एक्सपेंसेस टाइम बेस पे जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो 1:2 में डिवाइड कर दिए जाएंगे। ये है हमारा टाइम रेशियो। ओके, तो टाइम रेशियो हमारा लिए इंपॉर्टेंट था, तो हमने टाइम रेशियो कर लिया। अब फाइंड करते हैं सेल्स रेशियो, यानी सेल्स किस तरह से होता है। तो सेल्स के लिए हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है, नीचे अदर इंफॉर्मेशन में पहले लिखा था कि टोटल सेल्स अमाउंटेड वाज 64 लैक्स। 64 लैक्स में से क्या था, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड था का था 16 लाख, और बाकी का जो था वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का था। तो इतनी लाइन से हमें पता चल गया कि भी प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल्स कितना है और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का। सो
टोटल 64 था, उसमें से 16 लाख प्री इनकॉर्पोरेशन का, 64 में से 16 निकाल दो तो 48 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का। तो 16:48 यानी 1:3 का आपका रेशियो बन जाएगा। ये आपका हो गया सेल्स रेशियो। अच्छा, उसके बाद आपको अदर इन्फॉर्मेशन लिखा था ऑफिस रेंट के बारे में, कि ऑफिस रेंट वाज टू बी पेड अप टू और 40,000 पर मंथ अप टू 30 सितंबर। 30 सितंबर तक आपका जो था वो 14,000 था, और उसके बाद जो था 18,000 था पर मंथ। ओके, तो इसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन कर क्या है यहाँ पे कि भाई अप्रैल से लेके पूरा मार्च तक पूरे साल का लिख दिया हमने। उसमें हमें 14,000 बोला गया था अप टू अगस्त, तो अगस्त तक हमने 14,000 लिख लिया है। और उसके बाद रेंट बढ़ के 18,000, तो उसके बाद हमने 18,000 लिख दिया है। अब हमारा इनकॉर्पोरेशन डेट है वो 1 अगस्त है, तो यहाँ से 1 अगस्त तक हमने दो पार्टीशन कर रखे हैं। सो अगस्त से पहले का जो अगर टोटल करेंगे तो 14,000 फाइव टाइम्स है, तो 14 × 5 70,000 हो जाएगा। और यहाँ पे 18,000 6 बार है, और 1,000 एक बार हमने 14,000, तो इसका सबका टोटल किया तो 1,22,000। ओके, तो ये टोटल हो जाता है 1,92,000, जो कि हमें क्वेश्चन में भी दिया गया था कि 1,92,000 यहाँ पे ऑफिस रेंट ऑलरेडी 1,92,000 बनाया था, तो इसको हम प्री और पोस्ट में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस है वो 32,000 टुवर्ड्स सेल्स प्रमोशन, वो सेल्स प्रमोशन से हिसाब से थे। और बैड डेब्ट्स ऑफ द रिटर्न ऑफ था, वो बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ भी यहाँ पे मेंशन किया है 8,000 फॉर द प्रायर पीरियड, और बाकी का 16,000 था वो आफ्टर द गुड्स सोल्ड टू सितंबर, यानी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का। डेप्रिसिएशन 32,000 फॉर द असेट्स एक्वायर्ड इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का था, यानी वो आप जो डेप्रिसिएशन यहाँ 42,000 है उसमें से 32 हम पोस्ट में लिखेंगे, बाकी का प्री में लिखेंगे। तो ये था पूरा क्वेश्चन। अब इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन है इस तरह से, हमने बना रखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट राइटिंग कॉर्पोरेशन, ये प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकम लिख देंगे। जो भी इनकम्स हमारे पास है वो इनकम्स हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, इनकम लिखने के बाद उसमें दो तरह की इनकम हमारे पास है। एक तो यहाँ पे क्रेडिट में आपको दी गई थी कि ग्रॉस प्रॉफिट एंड शेयर ट्रांसफर। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम होता है सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो 16 लाख है वो सेल्स रेशियो हमारा 1:3 था, तो 4,12,000। शेयर ट्रांसफर फी तो कंपनी फॉर्म के अंदर ही शेयर ट्रांसफर होता है। पहले का प्री इनकॉर्पोरेशन पार्टनरशिप कंसिडर किया जाता है, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंपनी फॉर्म होता है। तो शेयर ट्रांसफर शेयर होते ही कंपनी में है, तो ये पूरा पोस्ट पे चला जाएगा, यानी 20,000 रुपये हमने पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में दी। दो ही हमारी इनकम है, तो दोनों हमने ऐड कर दी, तो टोटल हमारा टोटल ये बना दिया 16,20,000, दैट इज 4,12,20,000। अब सारे खर्चे की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर हमें सारे यहाँ पे डेबिट साइड पे दे रखे थे, तो सारे के सारे एक्सपेंस हमें लेने हैं। ऊपर से एक और एक्सपेंस लेना है जिसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ऑफिस सैलरी दे रखा था, सैलरी टाइम बेस पे होती है, तो टाइम बेस पे 1:2 में हमने 4,80,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज 1,60,000 एंड 3,20,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होते हैं वो सेल्स रेशियो में डिवाइड किए जाते हैं। ओके, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं, सॉरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस सेल्स के बेस होती है, तो उसको 1:3 में 88,000 हम डिस्ट्रीब्यूट किए, 22 एंड 66। प्रिंटिंग स्टेशनरी है वो टाइम बेस पे, दैट इज 1:2 में 78,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, 26 एंड 15। अब बात आती है जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस के बारे में हम यहाँ पे मेंशन किया था कि जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड 32 टुवर्ड्स द सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस होते हैं वो सेल्स रेशियो में जाते हैं, बाकी के जो जनरल एक्सपेंस वो टाइम रेशियो में जाएंगे। तो जो जनरल एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन के अंदर दिए गए थे 80,000, तो 80,000 का हमने दो पार्टीशन में डिवाइड कर लिया, कि जो 80,000 जो था वो टाइम रेशियो में 48,000 अलग कर दिया और 32,000 अलग कर दिया। ये जो हमारे पास होता है, ये एक्सपेंसेस जो नीचे मेंशन किए हैं वो 32,000 सेल्स प्रमोशन, वो सेल्स प्रमोशन हमने सेल्स रेशियो में डिवाइड कर दिया, और बाकी का जो था वो हमने टाइम रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हमने दोनों को टाइम रेशियो 48,000, 16 और 32, और सेल्स रेशियो में 1/3 1:3 में डिवाइड कर दिया 32,000, दैट इज 8 एंड 20। ऑफिस रेंट तो जो एक्चुअल था हमने यहाँ पे टेबल में कैलकुलेशन की थी, स्पेशल रेशियो फॉर ऑफिस रेंट। तो ऑफिस रेंट का हमने 70,000 इन 1,22,000 था, वो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 70,000 एंड 1,22,000। इलेक्ट्रिसिटी टाइम बेस पे होती है, तो हमने वो 18,000 1:2 में डिवाइड कर दिया है। ऑडिटर्स फीस, अच्छा ऑडिट कब होता है, पार्टनरशिप में ऑडिट कंपल्सन नहीं है, तो ऑडिट सिर्फ पोस्ट में यानी कंपनी फॉर्म में होता है। इस तरह से डायरेक्टर फी भी होती है, वो भी कंपनी फॉर्म के अंदर होता है, तो वो दोनों हम सिर्फ पोस्ट पीरियड में लिखेंगे, क्योंकि टाइम की पीरियड के या सेल्स रेशियो में नहीं आता।
अब बैड डेब्ट्स के बारे में बात करें तो बैड डेब्ट्स स्पेशल रेशियो लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखो बैड डेब्ट्स के बारे में लिखा था कि फोर्थ एडजस्टमेंट में कि बैड डेब्ट्स में रिटर्न ऑफ 8,000 फॉर द प्रायर पीरियड, 8,000 प्रायर पीरियड का है, एंड 16,000 है वो इन सितंबर का है, सितंबर हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन आता है। तो ये दोनों को मिला दो, 16,000 प्लस 8,000, तो हमारा जो अमाउंट हो जाता है यहाँ पे 24,000, उतना ही है। तो हमने प्री और पोस्ट में डिवाइड कर लिया है 8,000 एंड 60,000, जो हमें क्वेश्चन में स्पेशल रेशियो में बताया था। इसको और कोई रेशियो में नहीं डिस्कस करता। अगर कुछ नहीं बताया होता तो हम इसको सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे, और ज्यादातर अगर क्रेडिट सेल्स रेशियो अवेलेबल होता तो क्रेडिट सेल्स में डिवाइड करेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है वो कंपनी की शुरुआत के खर्चे होते हैं, तो ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में ऑफकोर्स जाएंगे पूरे के पूरे। और डिबेंचर भी कब इश्यू होंगे? कंपनी फॉर्म में डिबेंचर इश्यू कर सकते हैं, पार्टनरशिप में डिबेंचर इश्यू नहीं हो सकता, यानी वो भी पोस्ट में जाएगा। डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन के बारे में हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि डेप्रिसिएशन 32,000 जो है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जो आपने असेट्स परचेस की थी उसका था। तो हम उसके हिसाब से यहाँ पे देखो क्या कर दिया आपने, वो डेप्रिसिएशन जो था 32,000 वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन बता दिया, और बाकी का जो था वो टाइम रेशियो में दे दिया, दैट इज 1:2, यानी 42 था तो हमने 10,000 और 32,000 अलग कर दिया, और 10,000 को 1:2 में डिवाइड किया तो 3,333 और 6,667। अब सारे एक्सपेंसेस जो हमारे पास थे वो सारे एक्सपेंसेस का हमने टोटल कर दिया तो 12,08,000। अच्छा, एक और था कमीशन। ये कमीशन वाला क्या था, यहाँ पे देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा था कि ग्रॉस प्रॉफिट वाज यूनिफॉर्म एट 25%, वो तो चलो ठीक है थ्रू आउट द ईयर, एंड अ कमीशन ऑफ 0.5% वाज टू बी पेड ऑन सेल्स। सेल्स के ऊपर आपको 0.5% कमीशन पे करना था। तो आपका टोटल सेल्स बनता है 64 लैक्स। ओके, तो 64 लैक्स का 0.5% निकालना पड़ेगा, तो अमाउंट हमारे पास होता है 32,000, जिसको हमने सेल्स रेशियो में डिवाइड कर लिया है 8,024,000। ओके, तो उसके बाद हमने ये सारे के सारे एक्सपेंसेस का टोटल कर दिया तो हमें टोटल बी मिल गया। प्री इनकॉर्पोरेशन का हमने टोटल किया तो 3,27,333 मिला, जबकि टोटल इनकम हमारे पास 4 लाख, उसमें से माइनस कर लिया तो जितना बाकी बचेगा वो हमारा हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। ओके, वो अमाउंट हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करनी पड़ती है, क्योंकि वो पहले बिजनेस यानी बिजनेस टेक ओवर करने से, रजिस्टर्ड होने से पहले का। उसके बाद जो होता है वो जो प्रॉफिट आपके पास है वो 12,20,000 में से माइनस करके 8,80,000, तो हमारा 3,93,333 मिला, वो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया आपके साथ पूरा सेक्शन 1। सेक्शन 2 है, इसके और वाला क्वेश्चन भी है लेकिन वो हम डिस्कस नहीं किए क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आप फिलहाल इतना करिए। सेकेंड सेक्शन जो है हमारे पास उसका सॉल्यूशन शॉर्टली हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और पूरे पेपर को एंजॉय कीजिए। एक वर्ड टू वर्ड जब पढ़ोगे तभी आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आएगा और एग्जाम में भी आप अच्छे से लिख पाओगे। हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।